हेलो स्टूडेंट्स, आज पीसीएम क्लासेज में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से एक बहुत ही इंटरेस्टेड छोटा सा टॉपिक है बाउंड एंगल रिलेशन, जिसको सीखेंगे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हेडिंग दीजिए आप सभी लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड एंगल रिलेशन। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है बाउंड एंगल रिलेशन। सीखना है, यहाँ कोई डिफिनीशन है नहीं। बाउंड एंगल का मतलब होता है, चलिए दिखाई देगा अब। हाँ, बाउंड एंगल का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स पेयर हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ये बॉन्ड्स पेयर और लोन पेयर्स के बीच जो है एंगल्स कितना है, उसी का कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ, जो कि आप स्ट्रक्चर तो बनाना जान ही गए हैं, बताया जा चुका है। तो बाउंड एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ से देखने जा रहे हैं हम लोग। बाउंड एंगल को समझने के लिए स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेरिक नंबर से ही बाउंड एंगल डिफाइंड होता है, किया जाता है। स्टेरिक नंबर एक कॉन्सेप्ट है जिससे कि बाउंड एंगल को समझने में हेल्प मिलता है। तो देखते हैं स्टेरिक नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, स्टेरिक नंबर क्या होता है, तो लिखिए आप सभी लोग स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर को डिफाइंड किया गया है बाउंड एंगल, बाउंड पेयर्स और लोन पेयर्स के सम से। मतलब स्टेरिक नंबर अगर कभी भी आपको किसी मॉलिक्यूल्स का डिफाइंड करना हो तो आप बहुत इजीली डिफाइंड कर सकते हैं बाउंड पेयर्स और प्लस लोन पेयर्स। मतलब बाउंड पेयर मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट है, जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, उसके सम को ही हम लोग स्टेरिक नंबर के नाम से जानते हैं, स्टेरिक नंबर कहते हैं। क्योंकि स्टेरिक नंबर से ही बाउंड एंगल रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। अब स्टेरिक नंबर क्यों आया, इसको अगर आपको समझना है तो ध्यान से सुनिएगा, बता रहे हैं। बाउंड एंगल जब भी आपसे एग्जाम में पूछता है तो किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को देकर नहीं पूछेगा, आपको ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा। जैसे H2O वाटर हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल्स, और जो है मीथेन CH4, ये देकर पूछेगा कि बताइए इस दोनों में बाउंड एंगल किसका ज़्यादा है। अब रहा बात कि बाउंड एंगल डिफाइंड करने का कितना होगा, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए बताएंगे कि कितना होता है पार्टिकुलर बाउंड एंगल किसी मॉलिक्यूल्स का। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो तो उसमें बाउंड एंगल का ऑर्डर कैसे दिखाया जाए, किसका बाउंड एंगल ज़्यादा होगा ये कैसे पता लगाया जाए। तो उसी को पता लगाने के लिए स्टेरिक नंबर यहाँ आया है। स्टेरिक नंबर से ही आप दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके पास हो तो आप उसका, ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप उसका बाउंड एंगल बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा है और किसका कम है। बस इतना ही आप बता सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। कितना होगा बाउंड एंगल, ये आपको हम डिफाइंड किया हुआ है, उसका पार्टिकुलर एंगल जो कि मेजरमेंट के द्वारा किया गया, उसको हम बताएंगे डायरेक्ट कितना होता है। लेकिन अगर आपको ये बात पता लगाना हो कि दो या तीन मॉलिक्यूल्स ऐसे हों, 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स हों, तो किसका बाउंड एंगल ज़्यादा होगा, तो इसको पता लगाने के लिए आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, स्टेरिक नंबर वाले का। अब स्टेरिक नंबर कैसे निकलता है वो बताया जा चुका कि बाउंड पेयर प्लस लोन पेयर्स, मॉलिक्यूल्स में जितना बाउंड पेयर है सेंट्रल एटम के अराउंड और जितना सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है, उसी के सम को ही स्टेरिक नंबर कहते हैं। तो अब चलिए स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड किया जाए ये तो दिखा दिए, इसका थोड़ा एप्लीकेशन दिखा दे, एग्जाम्पल। तो जैसे एग्जाम्पल वाटर H2O, तो H2O मॉलिक्यूल्स का अगर स्टेरिक नंबर फाइंड करना हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको पहले स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आइए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए इसमें बाउंड पेयर 2 है और लोन पेयर भी 2 है।
तो स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं। अब स्टेरिक नंबर का यूज कैसे करेंगे बाउंड्स एंगल रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, ये चीज़ें आगे एग्जाम्पल से मैं आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर ये जानना जरूरी हो गया है कि स्टेरिक नंबर से बाउंड एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रिलेशन है। तो रिलेशन को थोड़ा समझिए। यहाँ तो कहा गया यहाँ कि स्टेरिक नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाउंड एंगल। ध्यान से समझिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेरिक नंबर जो आप अभी फाइंड कर रहे थे एग्जाम्पल से, आप भी देखें यहाँ 4 आया है H2O का स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही बाउंड एंगल कम होगा। मतलब मोर द, दैट इज के बाद मोर द वैल्यू ऑफ स्टेरिक नंबर, मोर विल बी, नहीं यहाँ पे लेस विल बी बाउंड एंगल। समझ में आ रहा होगा कि जितना ज़्यादा जो है स्टेरिक नंबर का वैल्यू होगा उतना ही कम होगा बाउंड एंगल किसी भी मॉलिक्यूल्स का। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, देख ही रहे हैं। अब यहाँ से कुछ कंडीशंस भी आते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि मॉलिक्यूल्स का स्टेरिक नंबर सेम आ जाता है, तो उस कंडीशंस को कैसे, उस कंडीशन पर कैसे पता लगाएं कि किसका जो है बाउंड एंगल कम होगा। तो ये सब चीज़ों को भी बताएंगे। आज पूरा बाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये इस वीडियो में पूरा बाउंड एंगल का ही चर्चा होगा। तो चलिए इसे ध्यान से यहाँ से देखते हैं कि इस स्टेरिक नंबर वाले इस रिलेशन से, इस कॉन्सेप्ट से एक एग्जाम्पल लेकर तो एप्लीकेशन थोड़ा सा किया जाए। यहाँ एप्लीकेशन में एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 1, और ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या करेंगे कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स लेने जा रहे हैं, जैसे CO2 हो गया, ठीक है। जैसे आपका जो है फर्स्ट में CO2 ले लिए और उसके बाद क्या ले लें, तो H2O ले लें, नहीं चलो ये BF3 ले लेते हैं और उसके बाद CCl4 ले लेते हैं। और इसी तीनों में देखते हैं कि ऑर्डर क्या होगा स्टेरिक नंबर फाइंड करके, और क्या होगा ऑर्डर बाउंड एंगल का, किसका बाउंड एंगल सबसे ज़्यादा इस तीनों में होगा, किसका उसके बाद होगा, किसका सबसे कम होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टेरिक नंबर निकालते हैं, और स्टेरिक नंबर फाइंड करने के लिए बाउंड पेयर और लोन पेयर फाइंड करना होता है, क्योंकि इसी का सम स्टेरिक नंबर होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो बाउंड पेयर इसका अगर फाइंड करें स्ट्रक्चर बना करके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। आप देख रहे हो कि बाउंड पेयर में ध्यान देना, बाउंड पेयर में ये जो डबल बाउंड है इससे नहीं मतलब है। बाउंड पेयर मतलब एक तरह से कि कितना बाउंड बना रहा है अदर एटम के साथ सेंट्रल एटम, तो 2 बाउंड। वैसे तो आप देखोगे तो 4 बाउंड बना रहा है, लेकिन कितने एटम कंबाइंड है, 2 ही है, इसीलिए बाउंड पेयर हम 2 लिखते हैं। लोन पेयर सेंट्रल एटम कार्बन पे एक भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। इस तरह के इससे स्टेरिक नंबर इसका 2 हो जाएगा, 2 + 0 2। इसी तरह इसका निकालिएगा तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बोरॉन पे 0 है, तो इसका स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ आकर देखिए, यहाँ आप देखिए बॉन्ड पेयर 4 है और देखिए आपका लोन पेयर 0 है, तो यहाँ स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्टेरिक नंबर जो है CO2 का सबसे कम है 2 है, उसके बाद BF3 का 3 है, उसके बाद CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी 4 है, यहाँ पे इसका 3 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे कम स्टेरिक नंबर CO2 का है, मतलब बाउंड्स एंगल सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। उसके बाद स्टेरिक नंबर 3 है BF3 का, तो इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। तो अगर आपको ऑर्डर लिखना हो, ऑर्डर ऑफ बाउंड एंगल, तो ये इस तरह से होगा, CO2 इज ग्रेटर देन BF3 इज ग्रेटर देन CCl4। समझ रहे होंगे।
तो इस तरह से अगर डायरेक्ट बाउंड एंगल का हम बात करें कि कितना होगा एक्चुअल में CO2 का, ये आगे हम लोग चल के देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे बाउंड एंगल डिफाइन करने का बात किया जाएगा। यहाँ हम लोग बाउंड एंगल का रिलेशन कॉन्सेप्ट जो है सीख रहे हैं। अगर 3-4 मॉलिक्यूल्स हो तो किसका बाउंड एंगल ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, क्या ऑर्डर होगा, ये यहाँ हम लोग सीख रहे हैं। तो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए अब ध्यान से इधर, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। तो ये ऑर्डर आपका जो है, एक बार फिर से समझा देते हैं। आप तो देख ही रहे हो, इसी फार्मूला का यूज किए हैं यहाँ पे फाइंड करते समय। आपको नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा ठीक है, दिखाई देगा। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, इसको लिखिए जल्दी से। तो और भी एग्जाम्पल लेंगे इससे रिलेटेड, और उसके बाद कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कब कब कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है, और उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग जो है बाउंड एंगल का जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड किया जाए। क्योंकि यहाँ तो हम लोग देख रहे थे कि सिंपल स्टेरिक नंबर वाले कॉन्सेप्ट से एग्जाम्पल है, तो इसको तो सॉल्व कर लिए इस रिलेशन से। इसको जल्दी से लिखिए। चलिए लिख चुके होंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल कंडीशंस के साथ हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 में ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए, इफ स्टेरिक नंबर रिमेन्स सेम देन मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम लेस विल बी द बाउंड एंगल। ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है। कहा गया कि यदि स्टेरिक नंबर जो है सेम हो जाए दिए गए मॉलिक्यूल्स का, ये कंडीशन है कि अगर आपको जो 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हो या 4 मॉलिक्यूल्स आपके सामने हो क्वेश्चन में, और उनका स्टेरिक नंबर फाइंड किए सेम हो गया, तो उसके बाद क्या किया जाए। तो कहा गया देन मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम लेस विल बी द बाउंड एंगल। तो उस मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम में जितना ज़्यादा होगा लोन पेयर्स का काउंटिंग, उतना ही उसका बाउंड एंगल कम होगा। ये इस कंडीशन में कहा गया। तो जैसे एग्जाम्पल 1 लिया गया है, इसी कंडीशंस पर बेस्ड है ये एग्जाम्पल। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ मीथेन है, उसके बाद यहाँ एमीन है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें बाउंड एंगल अगर आपको फाइंड करना हो, ऑर्डर ऑफ बाउंड एंगल, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो CH4 का स्ट्रक्चर बना लीजिए। CH4 का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको 4 लोन पेयर जो है दिखेगा। 4 लोन पेयर यहाँ पे आपको मिलेगा। ऑर्डर उधर किया जाएगा फाइंड। यहाँ पर स्टेरिक नंबर देखा जाए फाइंड करके पहले, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर अगर इसका फाइंड किया जाए तो इसमें जो है आप देखेंगे कि बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 0 है, तो स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। ऐड कर देंगे। ये बॉन्ड पेयर है और यहाँ लोन पेयर है। अब यहाँ आ जाइए। यहाँ पर देखिए कि आपको 3 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 1 मिलेगा, तो 4 हो जाएगा स्टेरिक नंबर। यहाँ आकर देखिए तो यहाँ 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, 4 स्टेरिक नंबर। तो देख रहे हैं कि यहाँ स्टेरिक नंबर सभी मॉलिक्यूल्स का सेम आ चुका है, जैसा कि ऊपर के कंडीशन में कहा गया कि अगर स्टेरिक नंबर सेम हो जाए तो क्या करें। तब देखेंगे कि लोन पेयर इसमें किसका सबसे ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा लोन पेयर होगा उसका बाउंड पेयर कम होगा। देखिए कहा गया ना, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम लेस विल बी बाउंड एंगल। तो ज़्यादा होगा अगर लोन पेयर का काउंटिंग, तो उसका बाउंड एंगल कम होगा कहा गया है। तो इसी पॉइंट के बेसिस पर जो है देख चुके हैं कि यहाँ स्टेरिक नंबर सेम आ चुका है। तो अब लोन पेयर्स को देखेंगे। तो लोन पेयर किसका सबसे ज़्यादा है। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास 2 लोन पेयर है, तो बाउंड एंगल का जो ऑर्डर है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का सबसे कम होगा, क्योंकि लोन पेयर सबसे ज़्यादा है। ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि लोन पेयर सबसे ज़्यादा है तो बाउंड एंगल सबसे कम होगा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये हम लोग VACPR मॉडल में क्लियर हो जाएगा। तो VACPR मॉडल थ्योरी पढ़ना है, लेकिन यहाँ जो कंडीशन है उसको ध्यान रखना है। उसी कंडीशन पर ये इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करना होगा। तो देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ ज़्यादा है, लोन पेयर 2 है, इसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे
कि CH4 इज ग्रेटर देन NH3 इज ग्रेटर देन H2। अब क्वेश्चन है कि एक्चुअल में बाउंड एंगल कितना होता है मीथेन का सेंट्रल एटम कार्बन के साथ हाइड्रोजन का, तो 109.5 डिग्री एंगल होता है। एमीन का 107 डिग्री होता है और वाटर का 105 डिग्री के आसपास होता है। तो ये चीज़ों को याद भी रखना है, बाउंड एंगल को भी आप याद रखिए तो बेहतर रहेगा, दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए, तो इसको नोट करिए। इसके बाद आप आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 में। यहाँ पर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड सल्फाइड है और यहाँ फिर एमीन मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ भी इसका स्टेरिक नंबर निकाला जाए। सबसे पहले बाउंड पेयर से यहाँ निकालना होगा लोन पेयर, क्योंकि बाउंड पेयर लोन पेयर का सम ही स्टेरिक नंबर है, स्टेरिक नंबर। तो पहले बाउंड पेयर लोन पेयर फाइंड किया जाए। यहाँ बाउंड पेयर 2 है और लोन पेयर आपका देखिए लोन पेयर कितना हो जाएगा, स्ट्रक्चर बनाइए इस तरह, एक बचा है, एक है लोन पेयर, तो यहाँ स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, इसका देखिए तो आप यहाँ पर जो है 3 बाउंड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ऐड करेंगे तो, और यहाँ पे आ जाएगा बाउंड पेयर 3 और लोन पेयर 1, यहाँ हो जाएगा 4 स्टेरिक नंबर। तो यहाँ देख रहे हैं कि स्टेरिक नंबर यहाँ सबसे ज़्यादा आ गया है एमीन का, मतलब बाउंड एंगल इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेरिक नंबर का वैल्यू जितना ज़्यादा बाउंड एंगल उतना ही कम। रिलेशन में पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पे बाउंड एंगल का ऑर्डर लिखना है आपको, बाउंड एंगल इक्वल्स टू, तो यहाँ देखेंगे स्टेरिक नंबर का इफेक्ट यहाँ 4 है एमीन का, तो NH3 का सबसे ज़्यादा होगा बाउंड एंगल, क्योंकि स्टेरिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो बाउंड एंगल सबसे कम होगा। तो ये इनक्वालिटी ऐसे करना होगा, है ना, क्योंकि बाउंड एंगल स्टेरिक नंबर के ठीक उल्टा होता है। तो स्टेरिक नंबर सबसे ज़्यादा आया है इसका वैल्यू, तो इसका बाउंड एंगल सबसे कम होगा, इनक्वालिटी लेस कर दिए। अब यहाँ आ जाइए, इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में स्टेरिक नंबर सेम आ चुका है। तो आ जाइए लोन पेयर को देखिए, जिसका लोन पेयर ज़्यादा होगा उसका बाउंड एंगल कम होगा। तो लोन पेयर ज़्यादा है SO2 का, तो बाउंड एंगल कम होगा। उसके बाद किसका होगा, SO3 का। ये ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना होता है, तो इसको लिखिए। अब यहाँ हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो है देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बाउंड एंगल के साथ क्या रिलेशन है, तो क्या इफेक्ट है उसको देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मिटा दिए, इसको आप लिख चुके होंगे। यहाँ लिखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बाउंड एंगल, बाउंड एंगल रिलेशन। बाउंड एंगल रिलेशन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है। तो मॉलिक्यूल्स लेते हैं यहाँ पे, तब आपको ये डायरेक्ट समझाएंगे क्या इफेक्ट होता है, आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए, जैसे H2 एग्जाम्पल में ले लिए, पहला मॉलिक्यूल्स H2 हो गया, दूसरा ले लेते हैं H2S और तीसरा यहाँ ले लेते हैं H2AC। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बाउंड एंगल रिलेशन पे इफेक्ट होता है, और वो कैसे इफेक्ट चेक करते हैं ध्यान से समझिए। जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉलिक्यूल्स में आपका होगा, उतना ही उसका बाउंड एंगल ज़्यादा होगा। ध्यान से सुनिएगा, जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, उतना ही बाउंड एंगल ज़्यादा होता है। तो ये इफेक्ट है H2S इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बाउंड एंगल के साथ। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सल्फर का, उसके बाद सिलिकॉन का। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही बाउंड एंगल ज़्यादा होगा, अभी बोल रहे थे। तो यहाँ पर बाउंड एंगल अगर आपको लिखना है, बाउंड एंगल, तो H2 इज ग्रेटर देन H2S इज ग्रेटर देन H2AC।
ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ सब में हाइड्रोजन कॉमन है और ये एटम्स जो है डिफरेंट है, सेंट्रल एटम अलग अलग है, सराउंडिंग सब हाइड्रोजन है, तो इस कंडीशंस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट होता है। उसी के बेसिस पर आप बॉन्ड एंगल रिलेशन को बता सकते हैं दिए गए मॉलिक्यूल्स में। जो मॉलिक्यूल्स आपके सामने हो, पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा हो, तो जिस मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। इसी पर बेसिस एक एग्जाम्पल और लेना हो तो ले सकते हैं, जैसे NH3 PH3 ASH3। अब इसमें अगर आपको बाउंड एंगल निकालना हो, देखिए चेक करके आप इसका बाउंड एंगल देखिए चेक करके। सेंट्रल एटम देखिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ सबसे ज़्यादा किसका होगा, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक। तो इसी बेसिस पर यहाँ बाउंड एंगल को भी डिफाइन करेंगे, NH3 इज ग्रेटर देन PH3 इज ग्रेटर देन ASH3। समझ में आ रहा होगा। अगर ठीक इसके उल्टा हो, तो जैसे यहाँ सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे थे ज़्यादा होगा, उसका बाउंड एंगल ज़्यादा होगा। अगर ठीक इसके अपोजिट इस तरह से हो एग्जाम्पल कि सराउंडिंग एटम्स का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ऐसे हो, NF3 और NH3, इस दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा जाए किसका ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करें बाउंड एंगल किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम में दोनों नाइट्रोजन है, सराउंडिंग एटम में यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि सराउंडिंग एटम फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन है, इसमें फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से। तो इस कंडीशन में ठीक अपोजिट हो जाता है, बाउंड एंगल NH3 का ज़्यादा हो जाएगा NF3 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब सराउंडिंग में सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो उसका बाउंड एंगल कम होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी स्पेशल कंडीशन है, यहाँ स्टार लगा देते हैं, ये स्पेशल एग्जाम्पल हो गया। तो ये कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस था बाउंड एंगल रिलेशन के व्यू से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। इसको ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा कंडीशंस एग्जाम में नहीं आता है, इसी कंडीशन से ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। इसको ध्यान रखिएगा तो आप सॉल्व कर पाइएगा बहुत इजीली। और अगर ऑप्शन में हो, 4 ऑप्शन हो, उसमें बाउंड एंगल किसका ज़्यादा है पूछा जाए, तो इसी मेथड का यूज करके आप बता सकते हैं इजीली। इसको ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। और इसी के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, क्योंकि बाउंड एंगल रिलेशन का यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसको आप समझ लिए होंगे अच्छे से। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।